गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी लोग बाबर के बारे में बात करेंगे, यानी मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। तो मुगल वंश का प्रारंभ 1526 से होता है और 1707 में मुगल वंश का अंत हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के साथ। भारत में मुगल वंश को जो लाने का श्रेय है वो बाबर को जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। आइए ध्यान दीजिए, बाबर। तो सबसे पहले बाबर से जानने से पहले हम लोग मुगलों के बारे में जानेंगे कि मुगल कौन थे। देखिए, मुगल, ये जो मुगल थे तुर्क और मंगोल, तुर्क और मंगोल जातियों के मिलने से मुगलों का जन्म हुआ था। तुर्क यानी जो इनके जो पिता थे ये तुर्क थे और जो इनकी माता थी ये मंगोल थी। इनके जो पिता थे जिनका नाम था गियास बेग मिर्जा, और माता थी जिनका नाम था कुतलुग निगार खानम। तो जो इनकी माता थी वो मंगोल परिवार से संबंध रखती थी, यानी चंगेज खां के परिवार से संबंध रखती थी, और पिता जो थे वो गियास बेग मिर्जा, ये तुर्क थे। और ये जो चंगेज थे यानी जो मंगोल थे, इनका क्षेत्र मंगोलिया और चीन के आसपास का जो क्षेत्र था, और जो तुर्क थे ये ईरान, इराक, तुर्की, ये इनका क्षेत्र था। तो इनका क्षेत्र अलग अलग था। और अगर बाबर की बात करें तो ये अपने माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी के थे, 14वीं पीढ़ी, और पिता की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी के थे। तो तुर्क और मंगोल इन दोनों के मिलने से एक नई जाति का जन्म हुआ जिसको कहते हैं मुगल। और मुगल का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बहादुर। अर्थात जो मुगल थे ये बहुत ही बहादुर होते थे, इसीलिए इन्होंने, देखिए, भारत में सल्तनत काल का विघटन किया, इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो हम लोग बाबर के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो ये बाबर का जो पिछला बैकग्राउंड है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं कि जब बाबर छोटा था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई। तो इस समय जो बाबर था, बाबर का जन्म हम लोग देखेंगे। पहले इसका जन्म फरगना में हुआ था। फरगना कहां पड़ता है? ये ट्रांस आक्सियाना मतलब मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक छोटी सी रियासत थी ट्रांस आक्सियाना, वहीं पर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पूरा नाम देखिए, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो फरगना में इसका जन्म हुआ 1483 में, और जब ये छोटा था तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई। यानी मात्र 11 वर्ष उसकी उम्र इस समय थी, 11 वर्ष। यानी 11 वर्ष की उम्र में ही 1494 में यह फरगना का शासक बना।
फरगना का शासक बन गया बाबर। 1494 में फरगना का शासक बन गया। बहुत छोटी उम्र में इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और इसको गद्दी पर बैठना पड़ा। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या देखा, ये जो फरगना है जहां का ये शासक था, उस फरगना पर इसे हमेशा उज्बेकों का डर रहता था। उज्बेक एक जाति थी, इनके आक्रमण का सदा उसे भय रहता था। दूसरे उस्मानी, उस समय वहां पर एक उस्मानी जाति के लोग शासन कर रहे थे उस मध्य एशिया में, उनके भी आक्रमण का भय बना रहता था। तीसरे एक सफवी जाति के लोग थे, इनसे भी इसको आक्रमण का भय बना रहता था। तो इसी क्रम में इसने क्या किया, फरगना को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये चला गया काबुल। काबुल चला गया इस अपने चाचा के यहाँ, वहां पर इसके चाचा रहते थे, वहीं पर काबुल चला गया और 1504 में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया और अधिकार मतलब पूरे काबुल पे नहीं, छोटा सा क्षेत्र था काबुल का, तो उस पे अधिकार कर लिया। काबुल तो बहुत बड़ा है, तो कुल मिलाकर काबुल पर अधिकार कर लिया। और 1507 में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण की, क्योंकि बात यह होती है कि इसके पिता भी एक फरगना के शासक थे, तो एक शासक का पुत्र था, तो शासक में के पुत्र में शासक के ही लक्षण थे, तो वो लक्षण तो वंशानुगत थे। इन्हीं लक्षणों की वजह से इसने काबुल पर अधिकार कर लिया और पादशाह की उपाधि धारण की। और उपाधि धारण करने के बाद इसने अपने अभियानों को आगे की ओर बढ़ाया। 1519 में बाबर ने बाओर पर अधिकार किया। बाओर पर अधिकार किया तथा भेरा का किला जीता। भेरा का किला जीता। यह क्षेत्र भारत में पड़ता था, यानी भारत के भीतर बाबर की यह पहली विजय थी। भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में था, भारतीय क्षेत्र में प्रथम विजय, प्रथम विजय। और इस युद्ध की खास बात यह है कि इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग, तोप का प्रयोग अभी आगे देखने को मिलेगा, बारूद का प्रयोग इसमें इसने किया। इस समय हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, दिल्ली की स्थिति क्या है, हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिल्ली की स्थिति यह है कि दिल्ली में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी राज्य कर रहा है। इब्राहिम लोधी से उसके सूबेदार और जो सरदार हैं वो असंतुष्ट हैं। अफगान सरदार वो भी उससे असंतुष्ट हैं और इसके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के देखिए पंजाब के सूबेदार हैं जिनके नाम है दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी और इसके चाचा इब्राहिम लोधी के चाचा जिनका नाम है आलम खां लोधी। चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगा। राणा सांगा, इन तीन लोगों ने मिलकर बाबर को भारत पे आक्रमण का न्योता दिया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और खुद इसके सगे चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगा, तीन लोगों ने इसको भारत पे आक्रमण का न्योता दिया। जब ऐसा न्योता बाबर को मिला तो बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण करने का मन बनाया।
क्योंकि बागोर में वो था ही। लेकिन वो दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोधी के पास एक बहुत विशाल सेना थी। लेकिन जब बाबर को इन लोगों का निमंत्रण मिला तो उसका साहस बढ़ा और उसने दिल्ली की ओर कूच किया। और कहते हैं कि इसके पास बहुत कम सेना थी। 21 अप्रैल 1526 को दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आ गई। पानीपत के मैदान में आ गई। इधर बाबर की सेना थी और इधर लोधी की सेना। कहते हैं बाबर के पास मात्र 12,000 की सेना थी, लेकिन बहुत ही अनुशासित और सुसंगठित सेना थी। और लोधी के पास 3 लाख तक सेना बताई गई है। दोनों सेनाएं 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंच गईं। लेकिन ना ही इब्राहिम लोधी ने बाबर पर आक्रमण करने का प्रथम प्रयास किया, न ही बाबर ने लोधी पर आक्रमण करने का प्रथम प्रयास किया। क्योंकि बाबर चाहता था कि इब्राहिम लोधी पहले आक्रमण करे और इब्राहिम लोधी चाहता था कि बाबर पहले आक्रमण करे। तो दोनों सेनाएं आमने सामने करीबन 1 हफ्ते तक दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी रहीं। इसके बाद 26 अप्रैल 1526 को युद्ध आरंभ हुआ बाबर की तरफ से। अंत में जब बाबर ने देखा कि इब्राहिम लोधी पहल नहीं कर रहा है, इब्राहिम लोधी ये चाहता था कि मेरी विशाल सेना है, शायद ऐसा देखकर बाबर वापस चला जाए। और बाबर ये सोच रहा था कि पहले इब्राहिम लोधी पहल करे तो हमें उसकी शक्ति का अंदाजा मिल जाए। खैर, जब इब्राहिम लोधी ने पहल नहीं किया तो बाबर ने 26 अप्रैल 1526 को अटैक कर दिया। और इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा पद्धति क्या होती है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सैनिकों को लगाने की एक प्रक्रिया होती है युद्ध क्षेत्र में, जिसको तुगलमा पद्धति कहते हैं। तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। दूसरे, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। उस्मानी पद्धति क्या होती है कि युद्ध क्षेत्र में तोपों को सजाने की प्रक्रिया होती है। तीसरा, इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। तोपों का प्रयोग किया। इन 3 चीजों का प्रयोग करने के से कहते हैं कि दोपहर हो गई थी, या दोपहर होते होते 1 बजे तक मान के चलिए कि बाबर की सेना ने इब्राहिम की सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस युद्ध क्षेत्र में इब्राहिम लोधी मारा गया। सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मरा, और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो पानीपत का युद्ध जो था, आधे दिन के बाद में ही ये बाबर ने इसको जीत लिया। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम लोग देख लेते हैं बाबर की। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर चला गया। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको बाबर के सारे युद्ध आसानी से तैयार हो जाएंगे। बहुत बाबर आया, पानी पिया, और ये सही है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए। आप अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं तो कभी आपको गैस नहीं बनेगी। खाना खाया, चाय पी। चाय हमेशा खाना खाने के बाद ही पीनी चाहिए, क्योंकि इससे कहते हैं गैस नहीं बनती।
और इसके बाद घर चला गया। जब खा पी लिया तो घर तो चला ही जाएगा, इसमें कहने की कौन सी बात है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखें कि बाबर आया, पानी पिया। पानी पिया मतलब पहला युद्ध हो गया आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अभी हम लोगों ने इस युद्ध के बारे में देखा कि किसके किसके बीच में लड़ा गया। बाबर विस इब्राहिम लोधी, बाबर विस इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया। इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी रणभूमि में ही मारा गया, रणभूमि में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसको हम लोगों ने देखा। इस युद्ध में से पहले बाबर को भारत पर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इसके चाचा आलम खान तथा राणा सांगा, इन 3 लोगों ने भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था, जिससे बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी को हराया। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया कि प्रत्येक काबुल वासी को, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, प्रत्येक काबुल वासी को एक सिक्का इनाम में दिया, इनाम में दिया था। तभी इसकी उपाधि पड़ गई थी कलंदर की उपाधि। ये आप याद रखिएगा, बहुत कई बार पूछी गई है। इसकी एक उपाधि है कलंदर की। 1507 में ये पातशाह की उपाधि धारण करता है और इस युद्ध के बाद जब ये सिक्का देता है काबुल के लोगों को जीतने के बाद, तो इसकी उपाधि कलंदर की पड़ जाती है। अब एक बात यह आती है कि जब इसको भारत में आक्रमण करने का जब न्योता दिया गया था, उसमें राणा सांगा भी थे। तो राणा सांगा ने इनको भारत पे आक्रमण का न्योता दिया था, क्योंकि राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का एक युद्ध हुआ था 1517 में, खतौली का युद्ध। उस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था और हालांकि राणा सांगा उस युद्ध में जीता था, लेकिन उसका एक हाथ कट गया था। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी की दुश्मनी पहले से चली आ रही थी। तो राणा सांगा ने बाबर को भारत पे आक्रमण का न्योता दिया और इस बात का आश्वासन दिया था कि जब आप भारत पे आक्रमण करोगे तो हमारी सेना आपकी मदद करेगी। लेकिन जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो राणा सांगा की सेना ने बाबर की मदद नहीं की। इससे बाबर नाराज हो गया और उसने क्या किया, राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। यानी अगला युद्ध क्या है, खाना खाया, देखिए लिखा हुआ है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। किसके किसके बीच में हुआ, देखिए राणा सांगा विस बाबर, इन दोनों लोगों के बीच में हुआ। इस युद्ध में प्रारंभ में क्या हुआ कि जो राजपूत थे वो बहुत ही जोश के साथ लड़ रहे थे और राणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर पर भारी पड़ रही थी। यानी इस युद्ध में बाबर हार रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, क्यों हार रहा था, देखिए इधर इनकी सेना में जोश भी था। दूसरे राणा सांगा की तरफ से देखिए कौन कौन लोग साथ दे रहे थे। एक थे मेदिनी राय, ये इनका साथ दे रहे थे। दूसरे थे एक हसन खां मेवाती, ये इनका साथ दे रहे थे। हसन खां मेवाती इनका साथ दे रहे थे। तीसरे थे महमूद लोधी, ये कौन थे, ये इब्राहिम लोधी के भाई थे, ये इनका साथ दे रहे थे। तीसरे दौलत खान लोधी, जिन्होंने भारत को आक्रमण का न्योता दिया, क्योंकि उनको भी इस युद्ध के बाद कुछ नहीं मिला, क्योंकि इब्राहिम लोधी के जो विरोधी यानी दौलत खान लोधी, आलम खां, राणा सांगा, इन लोगों को यकीन था कि बाबर भारत पर आक्रमण करेगा और इसके बाद वापस चला जाएगा। लेकिन ये क्या, बाबर ने तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो इसीलिए लोग नाराज हो गए थे। जिसमें थे आपके दौलत खान लोधी, ये भी इस तरफ थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये राणा सांगा का साथ दे रहे थे इस युद्ध में। और प्रारंभ में जो राणा सांगा की सेना जो थी, राजपूत वैसे ही बहुत बहादुर होते हैं, तो ये राणा सांगा का साथ दे रहे थे और ये लोग जीत रहे थे। तो जब लगा बाबर को कि इस युद्ध में मैं हार जाऊंगा,
तो इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था, जिहाद की घोषणा कर दी थी, जिहाद की घोषणा कर दी थी। और बाबर जो था उस समय इसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसी युद्ध में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि जो उसके सैनिक हैं वो शराब न पिए, और उनके शराब न पिए, ताकि वो थोड़ा सा होश में रहें और जोश से लड़ाई करें। और इसमें इसने सैनिकों को खुश करने के लिए उसमें सैनिकों पे कर लगाया जाता था, तमगा कर, सैनिकों पे लगने वाला कर तमगा कर इसने माफ कर दिया था। 3 काम इसने किए और जिहाद की घोषणा कर दी थी, इसको धर्म युद्ध बना दिया। और इस युद्ध में बाबर ने घोषणा की थी, जिहाद की घोषणा की, और इस युद्ध में कहा, इसने अपने सैनिकों में जो है जोश भर दिया। इसने कहा कि यह युद्ध हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। तो इसके सैनिकों ने क्या किया, अगले दिन जब ये लोग लड़ने गए तो बहुत ही जोश के साथ लड़े और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। तो इस प्रकार राणा सांगा की हार हुई और ये खानवा का युद्ध बाबर जीत गया। इसके बाद देखिए चाय पी, यानी जो बाबर अगला युद्ध लड़ेगा वो लड़ेगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528। क्यों लड़ेगा? क्योंकि जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जो मेदिनी राय थे उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। तो मेदिनी राय इस बाबर का युद्ध होगा, जिसको चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मेदिनी राय की जो हो जाएगी हार। और कहते हैं कि बाबर खानवा के युद्ध के बाद और चंदेरी के युद्धों में राजपूतों के सिरों की माला की लड़ी बना देता है, सीढ़ी बना देता है। इतने राजपूतों का कत्ल होता है कि उनके सिरों की सीढ़ी बन जाती है। इसके बाद घर चला गया। तो देखिए अगला युद्ध होगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होगा, ये युद्ध होगा 1529 में। किसके किसके बीच में होगा? यानी महमूद लोधी इस बाबर के बीच में होगा, बाबर के बीच में होगा। इधर महमूद की लोधी की तरफ से बंगाल और बिहार की जो है संयुक्त सेना, बंगाल बिहार की संयुक्त सेना महमूद लोधी की तरफ से होगी। और इधर मेदिनी राय को जब हराएगा बाबर तो इनकी 2 पुत्रियां होंगी, उन 2 पुत्रियों को ले जाएगा और अपने 2 बड़े पुत्रों के साथ उनकी शादी कर देगा। बंगाल बिहार की संयुक्त सेना के साथ युद्ध होगा और यह पहला ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों जगहों पर होता है। इस युद्ध में महमूद लोधी की हार होती है, यानी अफगानों की हार होती है और बाबर की जीत हो जाती है। इस युद्ध में हार होगी। इसके बाद देखिए बाबर को कलम व तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है, दोनों का सिपाही कहा जाता है। इसे ये बहुत ही अच्छा सेनापति भी था, इसलिए तलवार बहुत अच्छी चलाता था और बहुत अच्छा विद्वान भी था, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था। इसीलिए इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, तुझके बाबरी। ये इसकी आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भाषा कई बार पूछी गई है, तुर्की भाषा में थी। तो इसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी तुर्की भाषा में, और इसीलिए इसको कलम व तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। इसने एक काव्य इसको पहले तुर्की भाषा में लिखी, आगे चल करके इसी को अब्दुल रहीम जो खान खाना है वो इसी
तुझके बाबरी को फारसी भाषा में इसका अनुवाद कर देंगे, फारसी में इसका अनुवाद करेंगे। आगे चलकर एक और लेडीज हैं वो आएंगी जिनका नाम है श्रीमती बेवरीज, श्रीमती बेवरीज। ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगी, ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगी। तो कई भाषाओं में आइए देखिए इसका अनुवाद हो रहा है बाबर का। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था, बगीचों का बहुत शौक था, इसीलिए इसने आगरा में आराम बाग बनवाया था। ये पहला ऐसा बाग था जो ज्यामिति विधि से बनवाया गया था, आराम बाग। और कहते हैं कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसे इसी आराम बाग में दफनाया गया, आराम बाग में दफनाया गया। बाद में इसकी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसको पढ़ा गया तो उस तुझके बाबरी में इसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि जब मैं मरूं तो मेरा जो मकबरा है वो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में फिर इसकी अस्थियों को आराम बाग से निकाल करके दोबारा यानी काबुल में पुनः दफनाया गया। वहीं इसका मकबरा बना हुआ है, मकबरा काबुल में ही बना है, अब ध्यान रखिएगा, काबुल में ही बना हुआ है। इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुझके बाबरी, इसमें उसने भारत के जो दक्षिण के राजा हैं कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, दक्षिण में एक नगर था विजयनगर जो 1336 में जो अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। वहां पर 4 वंश चले थे, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु वंश। तो जो वहां पर तुलु वंश था उसके जो सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, जिनका शासन 1509 से लेकर 1530 तक जाता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है बाबर ने कि दक्षिण में अगर कोई सबसे शक्तिशाली राजा है तो वो कृष्णदेव राय। इसके अलावा बाबर ने अपनी पुस्तक में बंगाल के शासक नुसरत खां का भी वर्णन किया है। इन 2 राजाओं का वर्णन इसने अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत की जलवायु और यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में भी वर्णन किया है, इनके बारे में भी वर्णन किया है। तो हम लोगों ने बाबर के बारे में देखा। 1530 में इसकी मृत्यु हुई। बहुत ही कम समय तक ये गद्दी पर बैठेगा। इसके 4 पुत्र थे, तो कम समय तक बैठा, 1526 से लेकर 30 तक 5 वर्ष शासन इसने किया। और शासन क्या, 5 वर्ष में 4 वर्ष तो इसने युद्ध ही लड़े लगातार। तो मैं कह सकता हूं कि लगातार तो ये युद्धों में ही उलझा रहा। फिर भी भारत में मुगल वंश की जो स्थापना है, यानी मैं कह सकता हूं कि मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश की जो स्थापना है का जो श्रेय है वो बाबर को ही दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुगल वंश की जो स्थापना की जो संस्थापक है तो वो बाबर है। बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसे काबुल में दफनाया गया और वहीं पर इसका मकबरा है। तो इसके जो मुख्य राजा हैं, जो बादशाह हैं, इनके बारे में, इनके मकबरों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखिए, याद कीजिएगा, कुछ शॉर्टेड है हुदी, ऐसे आपने याद करना है। थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिए। पहला है बका, बका मतलब आप ऐसे लिखिएगा बाबर, यहां पर आप लिख दीजिए मकबरे, तो आपको याद रहेगा बाबर का से काबुल, ऐसे आपने याद करना है।
दूसरा है हुदी, बका हुदी, हुदी माने हु माने हुमायूं, दी माने दिल्ली, बका हुदी। फिर है असी, बका हुदी असी, आ माने अकबर और सा माने सिकंदराबाद। चौथे नंबर पर आप देखिए बका हुदी असी। फिर इसके बाद में जहांगीर, जला, जा माने जहांगीर, ला माने लाहौर। 5 नंबर पे देखिए शाह, शाहजहां, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सरल है, आगरा। और 6 नंबर पे कुछ नहीं करना है आपको, औ औ औ औ कर देना। औ माने औरंगजेब, औ माने औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जितने भी मुगल शासक होंगे, जितने भी, उन सभी के मकबरे जो है भारत में हैं। 3 ऐसे आपको मिलेंगे बादशाह जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं, जिसमें नंबर 1 पर तो आप देख लीजिए बाबर का ही मिल गया आपको, इनका काबुल भारत से बाहर है। दूसरे ये आपके जहांगीर, जिनका लाहौर में है। और तीसरे जो मुगल वंश के अंतिम शासक हैं, बहादुर शाह जफर, ये मुगल वंश के अंतिम शासक हैं। इनका जो मकबरा है वो रंगून में है। रंगून मतलब बर्मा, बर्मा है। तो इन 3 लोगों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा जितने भी आपको मुगल शासक पढ़ने को मिल जाए, वो चाहे आपको मुगल काल में मिले या उत्तरवर्ती मुगल काल में मिले, तो वो सभी मुगल शासकों के जो मकबरे हैं वो आज वर्तमान में भारत में ही। तो इसी के साथ हम लोग कल हुमायूं के बारे में देखेंगे, और इसके बारे में आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, क्वेश्चन पूछिए। कोई आपको सलाह देनी है तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।